फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल। हम लोग CAIB के यूनिट 1 का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट है चैनल पे, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इसका न्यूमेरिकल पार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। केस स्टडीज के रूप में पूछते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो हमारा जो पहला केस स्टडी है वो मैं लेके आ रहा हूँ मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन के ऊपर। रादर ये आप एक ही पार्ट कह सकते हैं, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के ऊपर आज हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। केस स्टडी बेस्ड न्यूमेरिकल है। इन्फ्लेशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल होगा मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। एक वीडियो में संभव नहीं था दोनों को समझाना। अगर थ्योरी पार्ट आप लोग देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि मनी सप्लाई को हम लोग M1, M2, M3 और एक पार्ट है M0 इस रूप में जानते हैं। M0 से लेकर M3 तक चलता है, जहां पर कि हम लोग M1 को कहते हैं नैरो मनी और M3 कहलाता है आपका ब्रॉड मनी। ये देखिए मैंने डेटा लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहां पर है करेंसी इन सर्कुलेशन विथ पब्लिक 17,482। ये फिगर क्रोर्स में है, 17,482 करोड़। बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI 4,120 करोड़। अदर डिपॉजिट विथ RBI 134 करोड़। डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक 8,702 करोड़। और ये कंप्लीट एक डेटा है हमारे पास। इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा आप लोगों के लिए यहाँ पे बोर्ड पे, और आप लोगों को उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मैं भी आपको यहाँ बोर्ड पर वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए तो बने रहिएगा लास्ट तक। हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है द रिजर्व मनी। ये डेटेड है 1 मार्च 2020 लिखा है मैंने। तो क्वेश्चन है हमारा द रिजर्व मनी एज ऑन 1 मार्च 20 वुड बी। कितना होगा रिजर्व मनी, हम लोगों को फाइंड आउट करना है। देखिए फॉर्मूला मैंने लिख रखा है रिजर्व मनी के लिए आप लोगों के लिए। देखिए एक बार, रिजर्व मनी जो होता है इसको M0 भी कहते हैं। M0 ध्यान दीजिएगा। तो रिजर्व मनी का फॉर्मूला है करेंसी इन सर्कुलेशन विथ पब्लिक प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI एंड अदर डिपॉजिट विथ RBI। अगर इन तीन चीजों को जोड़ दिया जाए, आप लोग फॉर्मूला पहले ध्यान से लिखें। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि आप लोग रिजर्व मनी फाइंड आउट कीजिए, इस तरह से डेटा आपको दिया हुआ रहेगा, तो आपको उसमें से तीन चीजों को फाइंड आउट करना है, तीन चीजों को छांटना है। सबसे पहला क्या छांटना है M0 के लिए? करेंसी इन सर्कुलेशन विथ पब्लिक। करेंसी इन सर्कुलेशन विथ पब्लिक, पहला चीज। दूसरा बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI, ये डेटा वहां दिया रहेगा। बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्लस देखिए ये दो हो गया, बैंकर्स डिपॉजिट RBI, और तीसरा होगा अदर डिपॉजिट विथ RBI। अदर डेप विथ RBI। चाहे तो आप लोग ये फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हैं, ये M0 का फॉर्मूला है। ठीक है, इसी तरह से आप M0 फाइंड आउट करते हैं। अब यहां हम लोग ये जो क्वेश्चन मेरा है द रिजर्व मनी एज ऑन 1 मार्च 2020 वुड बी, ये बेस्ड है इन फिगर्स पे। हम लोग फाइंड आउट करते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन कितना है। तो यहां पर है करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक 17,482 करोड़। दूसरा है बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI कितना है, बैंकर्स डिपॉजिट RBI है 4,120 करोड़। और तीसरा है अदर डिपॉजिट विद RBI कितना है 134 करोड़। तो हम लोग इस तीनों को जोड़ लेते हैं। देखिए 17,482 प्लस 4120 प्लस 134 कितना आएगा आपका? ये 4 2 6 3 2 5 8 13 के 3 1 2 3 4 7
और हो गया आपका 4, 11, 1, 12 के 2, 1, 1, 2, 21736, सॉरी 21736 होगा ये, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक किया। ठीक है, आप भी जोड़ के निकाल सकते हैं, तीनों फिगर को जोड़िए, 21736 ये फिगर आएगा। तो इसी तरह से हम लोग एग्जाम में भी क्या निकालेंगे, रिजर्व मनी निकालेंगे। मैं एक बार फिर से समझाता हूं आप लोगों को, धैर्य बना के रखिएगा, 5 मार्क्स का सवाल है एग्जाम में, और ये 100% गारंटीड मानिए कि एक जो है आपका मनी के कैलकुलेशन पे क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, मनी सप्लाई पे क्वेश्चन रहेगा। एग्जाम में आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें से 3 आप करेक्टली सॉल्व करेंगे, 2 अगर रह जाए तो रह जाए। पहला है आपका, मैंने क्वेश्चन पूछा, द रिजर्व मनी एज ऑन 1 मार्च 2020 वुड बी। रिजर्व मनी कहते हैं M0 को। रिजर्व मनी का फॉर्मूला होता है करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। ये तीनों फिगर हमें यहाँ पर अवेलेबल था। करेंसी इन सर्कुलेशन तो मालूम था हमें 17,482 करोड़। दूसरा है आपका बैंकर्स डिपॉजिट RBI था 4,120 करोड़, और तीसरा आपका अदर डिपॉजिट RBI था 134 करोड़। तीनों को जोड़ा हमने 21,736 का फिगर हमारा आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, या आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, Which of the following is referred as narrow money? आप लोग बताइए, Which of the following is referred as narrow money? ऑप्शन पहला है M0, दूसरा है M1, तीसरा है M2, चौथा है M3। आपको बताना है। अब बताइए इसमें से नैरो मनी किसको कहते हैं। आप लोग सबको मालूम होगा, अगर आप लोग इस चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि नैरो मनी हम लोग कहते हैं किसको, M1 को नैरो मनी कहते हैं। ठीक है, अब मेरा इसी क्वेश्चन से जुड़ा है कि कैलकुलेट द नैरो मनी। कैलकुलेट नैरो, आपको नैरो मनी कैलकुलेट करना है। मैंने फॉर्मूला लिख रखा है आप लोगों के लिए। नैरो मनी का फॉर्मूला अगेन वही होता है, करेंसी इन सर्कुलेशन विद द पब्लिक, अदर डिपॉजिट विद RBI एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। आप लोग शायद देख पा रहे होंगे इस फिगर्स पे, यहाँ पे देखिए, करेंसी इन सर्कुलेशन विद द पब्लिक, नोट कीजिए इसको, करेंसी इन सर्कुलेशन विद द पब्लिक, क्योंकि M1 का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। M1 के फॉर्मूला पर ही बेस्ड आपका जो है बाकी सारे फिगर्स निकलते हैं। आप M2 में कुछ जोड़ देंगे, M1 में तो निकल आएगा, और M3 जो है M1 में कुछ जोड़ने पे निकलता है। तो बेसिकली आपको M1 का फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। तो करेंसी सर्कुलेशन विद पब्लिक हो गया आपका। दूसरा है अदर डिपॉजिट विद RBI, अदर डिपॉजिट विद RBI प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। ये 3 चीजें अगर हम लोग जोड़ दें, दैट मीन्स हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा। मैं एक बार फॉर्मूला लिखता हूं आप लोगों के लिए। चलिए मैं एक बार फॉर्मूला यहां पे स्पष्ट लिख देता हूं, लगे तो नोट डाउन कर लीजिए। M1 आपका हो जाता है करेंसी इन सर्कुलेशन विथ पब्लिक प्लस आपका हो गया अदर डिपॉजिट विथ RBI, अदर डिप विथ RBI, और आपका क्या हो गया इसमें, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। डिमांड डिप विथ बैंक। चलिए फटाफट से फाइंड आउट कीजिए, यहां पे M1 क्या निकलेगा। करेंसी सर्कुलेशन कितना है, 17,482। ठीक है, दूसरा है हमारा अदर डिपॉजिट विद RBI, कितना है अदर डिप RBI के साथ 134, प्लस क्या है आपका डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, कितना है डिमांड डिपॉजिट बैंकों के पास 8,702 करोड़ है, 8,702
702 करोड़। तीनों को जोड़ते हैं, 4 2 6 2 8 8 3 11 26,318 करोड़। ये हमारा आंसर आ रहा है 26,318 करोड़। ये हमारा निकल गया M1 का वैल्यू। आपको एग्जाम में M1 तो फाइंड आउट करने पूछेंगे और M1 पे बेस 2 क्वेश्चन रहेगा, आप M2 निकालें और M3 फाइंड आउट करें। चलिए, तो हमने M1 सीख लिया। हम M1 के फिगर को लिख के रखते हैं। कितना है अपना M1 का फिगर? 26,318। 26,318 करोड़। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, M2 का फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग लेके आया हूं। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर M2? अगर कोई भी आप लोग हमारा वीडियो देख चुके हैं तो आपको पक्का M2 का फॉर्मूला पता होगा, नहीं तो एक बार जाइए और चैनल के प्लेलिस्ट से वीडियो को देखिए। मैंने मनी सप्लाई का वीडियो दे रखा है बहुत बढ़िया से, पीडीएफ में एकदम फॉर्मूला क्लियरली नोट डाउन है। थोड़ा सा सीआई में मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कट शॉर्ट करके आप नहीं जा सकते, थोड़ा चीजें बाद में याद रखना पड़ेगा आपको दिमाग में। चलिए, तो फॉर्मूला क्या होगा M2 का? तो M2 का फॉर्मूला होता है, अगर आप M1 में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट जोड़ दे तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक डिपॉजिट। देखिए, M1 हमें पता हो जाएगा एक बार कि हमने याद कर लिया भैया कि करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक कितना है, उसके साथ साथ अदर डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। ये फॉर्मूला हमें याद हो गया। M2 में क्या होगा? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट। अब देख लीजिए, हमारा M1 ऑलरेडी निकला हुआ था, हमें कुछ लिखना है नहीं। 26,318 करोड़ प्लस हम खोजेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट कितना है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट 3,268 करोड़। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना फिगर आता है आपका? 29,586 करोड़। ये आपका आंसर हो गया। आपका M0, M1 और M2 ये तीन चीज क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे M2 के बाद। M2 के बाद लोग कहेंगे, क्वेश्चन करेंगे। मेरा क्वेश्चन है, which out of these is referred as ब्रॉड मनी? इनमें से किन्हें ब्रॉड मनी कहते हैं? M0, M1, M2, M3 किसे कहते हैं ब्रॉड मनी? जो लोग नहीं जानते हैं याद रखिएगा, M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं। M0 को रिजर्व करेंसी या रिजर्व मनी कहते हैं, M1 को नैरो मनी कहते हैं और M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं। ये सारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है उसके सर्कुलेशन को काउंट करने के लिए ये फॉर्मूला, ये फिगर्स यूज किया जाता है। देख लीजिए, M3 का क्या हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे। अगर हमें M3 निकालना है तो कैसे करेंगे? कैलकुलेट M3 को। M3 जो होगा आपका वो हो जाएगा M1 प्लस, अगर इसमें आप जोड़ दें टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, टाइम डे विथ बैंक। देखिए कितना इजी है, कुछ नहीं करना है। एक बार M1 फाइंड आउट हो गया, एग्जाम में आप सब फाइंड आउट कर लीजिएगा। एक बार M1 आपने सही कैलकुलेट कर लिया, सारा कुछ कैलकुलेशन सही होगा, और अगर M1 गलती हो गया तो सारे कैलकुलेशन गलत हो जाएंगे। तो M3 का फॉर्मूला क्या है हमारा? M1 है मालूम हो तो M1 के साथ टाइम डिपॉजिट विद द बैंक जोड़ देंगे। अब देखिए हमारा M1 कितना था? 26,318 करोड़। टाइम डिपॉजिट विद द बैंक कितना है? टाइम डिपॉजिट विद द बैंक इज 86,835 करोड़। 86,835 करोड़। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आता है ये हमारा फिगर?
113,153 1,13,153 करोड़। तो मुख्यतः हम लोगों ने इस अपना जो एक्टिविटी किया, हमने एक पूरा कैलकुलेशन का, इसमें हमने देखा कैलकुलेशन ऑफ M0, M1, M2 एंड M3। तो बेसिकली आप मान के चलिए आपका एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड अप्रोच बहुत है और इस तरह की केस स्टडीज को पूछेंगे। आप इसको लगे तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, समझिए, लेकिन 100% M0, M1, M2, M3 ये फॉर्मूला को याद रखिएगा और इसमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करना है वो भी पक्का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे रिडंडेंट फिगर दिए रहेंगे। आपको क्या करा जाएगा एग्जाम में, कुछ रिडंडेंट फिगर दे दिए जाएंगे, तो वो आपको छांटने आना चाहिए, नहीं ये हमें नहीं लेना है। चलिए फिर ठीक है, तो इसके साथ ही थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग प्रगति गुरुकुल। जुड़े रहिए, मैं आप लोगों के लिए अगला भी केस स्टडीज लेके आऊंगा बहुत जल्दी। तो थैंक यू।